फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपके इस श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर शेष बचा हुआ जो टॉपिक था अपना ब्रेन का, उसको मैं पूरा कर दूंगा आज आप लोगों के सामने। देखो, ब्रेन का डिवाइडेशन अपन पढ़ चुके थे। ब्रेन को 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसमें अपन बारी बारी से लेकर के मैं आप लोगों के सामने इस ब्रेन का टॉपिक आज बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। तो मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको बिल्कुल। देखो, पहले अपन लेकर के चलते हैं पश्च मस्तिष्क को। पश्च मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट था अपना वो था अनुमस्तिष्क, जिसे अपन ने नाम दिया था सेरेबेलम। क्या नाम दिया था? सेरेबेलम। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट था अपना वो था पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई। और तीसरा जो पार्ट अपन पढ़ेंगे वो आएगा अपना मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। तीनों को बारी से पढ़ते हैं। तो पीछे वाले मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट अपने सामने हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लांगेटा। देखो, अनुमस्तिष्क की अपन बात करें तो इसकी कुछ उपनाम आप लोगों को याद रखने हैं। इस अनुमस्तिष्क की यदि मैं बात करूं तो ये मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। दूसरा बड़ा भाग, जो ब्रेन का लगभग कितना % भाग बनाता है? 20% भाग बनाता है। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो अपन सबके लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसलिए उसको अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। वो अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो समथिंग 79% भाग अपने ब्रेन का बनाता है, जिसका नाम है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। दूसरा बड़ा जो भाग है वो अपना अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, जो ब्रेन का लगभग कितना % भाग तैयार कर रहा है? 20%। देखो, इसका जो मेन काम है, इसे अपन जीवन का पेड़ कहते हैं। जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं मैं बात करूंगा अभी। इसके अलावा इसे छोटा दिमाग कहा जाता है, लिटिल माइंड। तो एक नाम इसका जीवन का पेड़ है और दूसरा नाम इसका छोटा दिमाग है। अब इसको जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं? तो इसका जो मेन वर्क है वो है शारीरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना। सुनो ध्यान से, अपने शरीर का कंप्लीटली बैलेंस मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? वो है आपका सेरेबेलम। तो देखो, शरीर को जब ये संतुलित स्थिति में बनाए रखता है, इसलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो बड़ी आंधी तूफान में हिल पाएगा, मतलब कि उखड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार यदि अपने ब्रेन का ये सेरेबेलम पार्ट वेल डेवलप होगा, अच्छा होगा, तो अपने शरीर का बैलेंस बिल्कुल पूरी तरीके से बना रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका। शराब पीने वाला जो व्यक्ति है, शराबी, मैं बात आप लोगों के सामने कर रहा हूँ बेवड़े की। बेवड़ा जानते हैं ना सारे, वो रोज़मर्रा का काम है उसका दारू पीने का। लोग सॉफ्ट ड्रिंक करते हैं, 1-2 पेक लगाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो शराब होती है वो तो दवा का काम भी करती है। जैसे फौजी भाई लोग वो शाम को लिटिल पेक लगाते हैं, तो उसको अपन शराबी की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। वो उस शराब को एक दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग शाम को रोज़ पवे मारते हैं, रोज़ उनकी आदत है, वो शराबी है। और इस शराबी को आपने देखा होगा, जब ये दारू पी लेता है तो शराब पीने के बाद उसके शरीर का बैलेंस कभी भी नहीं रहता है। वो जाना किधर और चाहता है और वो चला कहीं और चला जाता है। इसका मतलब उसके शरीर का बैलेंस नहीं हो रहा है। अब उस दारू की अपन बात करें तो उस दारू के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर रहा है? तो याद रखना, शराब जो होती है वो एथेनॉल होता है, एथेनॉल से बनती है। एथेनॉल मतलब
एथिल एल्कोहल। शराब किससे बनती है? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल से बनती है। इस एथेनॉल की जगह यदि इंसान को मेथेनॉल पिला दिया जाए, एथेनॉल की जगह यदि इंसान को क्या पिला दिया जाए? मेथेनॉल, तो ध्यान से सुना, ये मेथेनॉल क्या करता है? ये लीवर में पहुंचता है और लीवर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है मेथेनेल में। ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा जब इंसान पी लेगा तो लीवर में जाकर के वो मेथेनेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसके शरीर का बैलेंस तो रहेगा ही नहीं, लेकिन उसका शरीर डैमेज भी हो सकता है। उसकी आंखों की देखने की जो कैपेसिटी है वो जा सकती है, मतलब वो अंधा हो सकता है और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, एथेनॉल एथिल एल्कोहल से शराब का निर्माण होता है। यदि इंसान इसको ज़्यादा पी लेगा तो उसके शरीर का बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार के पेपर्स में आ चुका है कि मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखता है, शरीर की स्थिति को साम्यावस्था में बनाए रखता है, तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका? वह आपका सेरेबेलम या फिर इसे अनुमस्तिष्क के नाम से भी अपन जानते हैं। जीवन का पेड़ होगा छोटा दिमाग। बड़ा दिमाग क्या है? वो सेरेब्रम आएगा अपना। ये छोटा दिमाग है क्योंकि पूरे शरीर की स्थिति को कंट्रोल बनाए रखने का काम संपन्न करता है। तो ये बातें आपको अपने सेरेबेलम की अच्छी तरीके से याद रखनी है। पोन्स वेरोलाई की यदि मैं बात करूं तो न्यूमोटैक्सिस केंद्र, याद रखना है। यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। श्वसन क्रिया की यदि मैं बात करूं तो श्वसन क्रिया 2 कंडीशन में संपन्न होती है। श्वसन क्रिया, एक सामान्य परिस्थिति में अपन श्वसन क्रिया करते हैं और एक प्रतिकूल परिस्थिति में अपन श्वसन क्रिया करते हैं। सामान्य कंडीशन की बात करें, जैसे अपन बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जैसे मान लो कि अपन कहीं गए हुए, अपने पीछे शेर हो गया, भाग रहा है, वो अपन भी दौड़े जा रहे, प्रतिकूल। रात को 12 बजे भूत के कराहने की आवाज़ आपको सुनी, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। सामान्य परिस्थिति में अपनी श्वसन क्रिया पर कंट्रोल कौन करता है? वो करता है अपना श्वसन केंद्र, श्वसन केंद्र। और इस श्वसन केंद्र पर कंट्रोल का काम किसका है? मेडुला ओब्लांगेटा का है। मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल कंडीशन की। तो श्वसन क्रिया, सामान्य श्वसन क्रिया की बात करें तो उस पर कंट्रोल करता है श्वसन केंद्र। थोड़ी बहुत ये श्वसन दर बढ़ जाती तो श्वसन केंद्र उद्दीप्त हो जाता, तो उस टाइम कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा करेगा। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थिति अपने अंदर पैदा हो जाती है तो प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल कौन करता है? न्यूमोटैक्सिस केंद्र करता है। और इस न्यूमोटैक्सिस केंद्र पर कंट्रोल का काम किसका है? पोन्स वेरोलाई का। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। किसका है? पोन्स वेरोलाई का। तो सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल करेगा श्वसन केंद्र, और उस श्वसन केंद्र पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। या फिर आप नॉर्मल कंडीशन में याद रख सकते हैं, सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लांगेटा, और प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल करता है पोन्स वेरोलाई। और भी डीपली जाना चाहो तो पोन्स वेरोलाई के अंदर कौन सा ऐसा केंद्र है जो प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल कर पा रहा है? वो आपका न्यूमोटैक्सिस केंद्र। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। हाइपोथैलेमस और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? पोन्स वेरोलाई करता है। तो ये 2 बातें आप लोगों को पोन्स वेरोलाई की अच्छी से याद रखनी है। मेडुला ओब्लांगेटा की यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको शुरू में बता चुका था, ब्रेन का अंतिम भाग, मानव मस्तिष्क का प्रारंभिक भाग तो था सेरेब्रम। प्रथम जो भाग है वो सेरेब्रम प्रमस्तिष्क है, और अंतिम जो भाग है वो कौन सा आपका? मेडुला ओब्लांगेटा। और ये काम क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण।
अब देखो क्रियाएं दो तरह की होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। नाम से पता चल रहा है ऐच्छिक का मतलब वो क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुसार हो सकती हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं पढ़ाऊँ, मुझे सोना है मेरी इच्छा नहीं सोऊं, मुझे दौड़ लगानी है मेरी इच्छा नहीं लगाऊं, वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रिया वो सारी क्रियाएं अपने शरीर की जिनका अपनी इच्छा के द्वारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। उन सारी अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये तो बना आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन कि शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इसके अलावा ये अनैच्छिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनैच्छिक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। इनमें से एक आती है जैविक क्रिया, जैविक क्रिया, और दूसरी आती हैं सहायक क्रियाएं। एक जैविक क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया, दोनों में किन किन बातों का अंतर है? जैविक क्रियाओं की यदि मैं बात करूं तो इनमें से यदि एक क्रिया बंद हो गई, इनमें से एक क्रिया किसी भी कारणवश क्या हो गई? बंद, तो इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा वो। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं? नंबर 1 पाचन क्रिया, नंबर 2 उत्सर्जन क्रिया, नंबर 3 श्वसन क्रिया, नंबर 4 रक्त परिसंचरण क्रिया, और नंबर 5 आपका हृदय का धड़कना। देखो आपको साफ पता है, आपको साफ पता है पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया। ये मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट जो प्रोसेस आपकी वो है हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना। आप सबको पता है कि यदि हृदय का धड़कना बंद हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। पाचन क्रिया बंद होगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जन मतलब मल आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बंद हो गई, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। श्वसन सांस लेने की क्रिया बंद होगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। रक्त परिसंचरण का बंद हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये 5 जो एग्जाम्पल आपके सामने वो जैविक क्रियाओं के हैं। इनमें से एक भी क्रिया बंद होगी तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया और हृदय का धड़कना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप कहोगे कि सर श्वसन की बात आपने इधर भी कर ली, इधर भी कर ली। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। नॉर्मल कंडीशन में श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब पैदा हो जाएगी तो श्वसन क्रिया पर कंट्रोल कौन करेगा? पोन्स वेरोलाई। सहायक क्रियाओं की बात करें तो इनकी ऑपोजिट क्रियाएं हैं। एक क्रिया के बंद होने पर, एक क्रिया के बंद होने पर बाकी क्रियाओं पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इंसान की डेथ नहीं होगी। इनमें से एक भी क्रिया बंद होगी इंसान मर जाएगा, लेकिन इनमें से यदि कोई भी क्रिया बंद हो गई, चालू रहती है, तो इंसान की कभी डेथ नहीं होती है। जिनके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हिचकी आना, हिचकी आना। राजस्थानी संस्कृति में बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत चलते हैं। हिचक हिचक थाने हिचकी आवे, याद करता है कोई? ढोला प्रदेश बैठा है इधर, मरवण उसको याद करी, उसको हिचकी आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक रीजन है कि हिचकी पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, जो सहायक क्रियाओं का एक पार्ट है। हिचकी आना, लार आना, खर्राटे आना, छींक आना, पुतलियों का झपकना। देखो ये अनिच्छिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं, और ये सारी की सारी क्रियाएं भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। तो नॉर्मल वे की बात करें तो ये सारी कौन सी क्रियाएं बता रहा हूं मैं आपको? अनिच्छिक क्रियाएं। लेकिन ये जैविक क्रियाएं हैं और ये सहायक क्रियाएं हैं। इनमें से एक बंद होगी, मर जाएगा इंसान। इनमें से कोई बंद हुई नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी क्रिया के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं, लार आना, नेत्र की पलक का झपकना, हिचकी आना, खर्राटे आना, ये सारी की सारी जो
क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं? सहायक क्रियाएं। और इन सारी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तो ये ब्रेन का आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट था। पश्च मस्तिष्क, 3 भाग हैं इसके, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगेटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग इनको समझ पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इन सारी बातों का रिवीजन करेंगे तो आपके मोबाइल में आपके पास सेफ पड़े रहेंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसा ही बोर्ड अपना कवर अप हो जाता है तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब देखो, मध्य मस्तिष्क की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम निकले हैं, और उसकी यदि अपन बात करें तो उसके 2 पार्ट अपन ने पढ़े हैं, और वो पार्ट के नाम कौन कौन से हैं? एक था आपका क्रूरा सेरेब्राई और दूसरा था आपका कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क की यदि बात की जाए, एक पार्ट का नाम था क्रूरा सेरेब्राई और दूसरे पार्ट का नाम था कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपको मध्य मस्तिष्क के 2 काम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बनते भी नहीं हैं, और फिर भी आ जाए तो मैं जो 2 वर्क आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली बात, ये मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा एवं संकुचित भाग है। छोटा और संकुचित का मतलब सिकड़ा हुआ मान सकते हैं अपन। अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया, छोटा दिमाग। यदि छोटे दिमाग का क्वेश्चन आता है तब तो आपका उत्तर क्या रहेगा? अनुमस्तिष्क। और यदि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग पूछता है तब आपका उत्तर क्या रहेगा? मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा ये वर्क क्या संपन्न करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखने और सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण का काम किसका है? आपके मध्य मस्तिष्क का है, क्योंकि इसके अंदर देखने और सुनने के लोब उपस्थित होते हैं। दृश्य और श्रव्य, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं उन पर कंट्रोल करने का काम किसका है? मध्य मस्तिष्क का है। इसके अलावा आपको मध्य मस्तिष्क के कभी भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट अपना आता है वो आता है अग्र मस्तिष्क, और उसकी अपन चर्चा करेंगे। एक हाइपोथैलेमस नाम भी आपके सामने आएगा, जो मैंने आपको अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पर अपने सिर्फ ग्रंथियों की बात की थी, हार्मोन्स की बात की थी। आज अपन बात करेंगे एज ए ब्रेन अपना हाइपोथैलेमस क्या काम संपन्न करता है। सबसे पहला पार्ट था आपका अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसका नाम है प्रमस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज तक की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यदि ब्रेन से कोई क्वेश्चन निकल कर के सामने आया है तो वो किससे निकला है? प्रमस्तिष्क से ही निकला है। और अपने ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने लिए भी क्यों है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो प्रमस्तिष्क की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहली बात यदि अपन करें तो ये अपने ब्रेन का प्रथम या प्रारंभिक भाग है। ब्रेन का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो अपन अभी पढ़ करके निकला है, मेडुला ओब्लांगेटा। जो प्रारंभिक या प्रथम जो आरंभ वाला जो पार्ट है अपने ब्रेन का वो है आपका सेरेब्रम। इसके अलावा अपन बात करें, यह ब्रेन का लगभग 80% भाग बनाता है। अब आप ये मत सोचना कि सर सेरेब्रम 80% बना रहा है और सेरेबेलम 20% बना रहा है तो 100% तो यही हो गए, बाकी बच्चे भाग कहाँ गए। तो ये कुछ लगभग के आंकड़े हैं। हो सकता है ये 79 हो, वो 20 हो जाए पूरा, वो 19 हो सकता है, ये 79 हो सकता है, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लगभग 80% भाग। तो याद रखना
एक और क्वेश्चन बनता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? प्रमस्तिष्क। सबसे छोटा तो आपका मध्य मस्तिष्क और सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? आपका प्रमस्तिष्क। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये सामने आती है कि प्रमस्तिष्क के अंदर, मानव की मैं बात कर रहा हूँ, मानव के प्रमस्तिष्क के अंदर विशिष्ट प्रकार के संवलन पाए जाते हैं और इन संवलन को कहा जाता है सलकाई और गायराई। क्या कहा जाता है? सलकाई और गायराई। तो याद रखना, मानव मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के अंदर क्या उपस्थित है? संवलन पाए जा रहे हैं, कुछ उभार युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको सलकाई और गायराई के नाम से जानते हैं। और ये सलकाई और गायराई क्या करते हैं? मस्तिष्क के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम संपन्न करते हैं। संवलन क्या कर रहे हैं? मस्तिष्क के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, सलकाई और गायराई। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ही बढ़ता है तो याद रखना, इन्हीं की वजह से मनुष्य इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। और ये आपको पता भी है कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान जो है वो कौन है? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के प्रमस्तिष्क के अंदर सलकाई और गायराई जैसे संवलन उपस्थित हैं जो अपने ब्रेन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम संपन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव जंतुओं के अंदर सबसे बुद्धिमान प्राणी का दर्जा इसको दिया गया है। इम्पोर्टेंट वर्क क्या है इसका? ध्यान से देखना, बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति, सोचना विचारना, तार्किक योग्यता, विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना, सपने बनाना, ये सारे के सारे जो काम हैं वो आपके सेरेब्रम के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसका ये निकलता है वो ये है, पूछा गया है कई बार कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि का केंद्र होता है, तो बुद्धि का केंद्र क्या है? ये आपका सेरेब्रम है। जब छोटे थे, घर पे बदमाशी किया करते थे, तो घर वाले अक्सर ही कहते थे कि छोरा का बुद्धि में दे एक जो बुद्धि आवे। बुद्धि पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपके सेरेब्रम के अंदर है। आपने जो कुछ भी डाटा याद किया है वो सारा का सारा डाटा कहाँ जा कर के स्टोर होता है? आपके सेरेब्रम में स्टोर होता है। मैं इसको और भी खोल करके आपके सामने बताऊंगा। ये फिलहाल अपनी इसकी मोटी बातें कर रहे हैं। सेरेब्रम 5 लॉब्स के अंदर डिवाइड होगा और उन प्रत्येक लॉब्स का काम क्या होगा, अभी अपन इसकी कुछ बाहरी बातें सीख रहे हैं। तो बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति, सोचना विचारना, तार्किक योग्यता, विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना, सपने बनाना, ये सारे के सारे काम किस पार्ट के हैं? वो सेरेब्रम के हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक बात आपको नोट लगा कर के विशेष याद रखनी है। मानव मस्तिष्क के अंदर क्रोध, भय, दुख, सुख, प्रसन्नता, ये सब के सब मनोवेग पैदा होते हैं। याद रखना, आपको किसी से प्रेम हुआ है, माँ अपने बेटे को प्यार करती है, तो वो दिल से नहीं होता है। ये सारा का सारा किया कराए किसका है? ब्रेन का है। दिल की अपन बात करें तो दिल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं है। ये भावनाएं, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स सारी की सारी ब्रेन से क्रिएट होती हैं। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है। इसके अलावा हार्ट कुछ भी काम संपन्न नहीं करता है। बहुत बार आप सुनते हो उस
तेरा दिल मेरे पास है, मेरा दिल तेरे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस संपन्न होती है वो आपके इस ब्रेन की है। ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को पंप करने का काम सिर्फ हार्ट का है, और इसके अलावा हार्ट कोई भी काम संपन्न नहीं करता है। तो भला उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? छोटा सा बेचारा 300 ग्राम का, वो सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है। ये सारा का सारा किया कराया जो सिस्टम है वो सब ब्रेन का है। आपने कभी कभार देखा होगा कि जब किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो उसके माथे में सलवटें पड़ जाती हैं, देखा ना अक्सर। तो वो सब क्या है? वो दिमाग के अंदर से क्रोध, भावना, ये सब कहाँ से पैदा हो रही है? ये क्रोध, भय, दुख, प्रसन्नता, ये जितने भी भावनाएं, मनोवेग्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो क्रिएट होते हैं वो सब के सब आपके ब्रेन से क्रिएट होते हैं। तो ये सब मनोवेग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? आपके इस ब्रेन से पैदा हो रहे हैं। तो ध्यान देना, प्रथम या प्रारंभिक भाग सेरेब्रम लगभग 80% भाग बनाता है अपने ब्रेन का। सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। प्रमस्तिष्क के अंदर जो संवलन पाए जा रहे हैं उसको सल्काई और गायराई कहते हैं। मस्तिष्क के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य सारे प्राणी में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है: बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति, सोचना, विचारना, तार्किक योग्यता, विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना, सपने बनाना, सारी की सारी मेमोरी को फीड करना, ये सब के सब कंट्रोल, ये सब के सब के नियंत्रण बिंदु कहाँ स्थित होते हैं? आपके सेरेब्रम में स्थित होते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क के अंदर क्रोध, भय, दुख, प्रसन्नता आदि मनोवेग पैदा उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, डायग्राम सा बना करके मैं आपको बता देता हूँ। इससे सेरेब्रम के अंदर लोब पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोब पिंड बोल सकते हैं आप इनको, डिवाइडेशन तो अपन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कोई डिवाइडेशन है नहीं, पर फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ, यह आपका सेरेब्रम है, ठीक है, और इसके अपन 5 पार्ट करते हैं। देखो, ये 5 लोब आपके सेरेब्रम के, याद रखना। मैं आपको सेरेब्रम ही पढ़ा रहा हूँ, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। देखो, इस वाले पार्ट को नाम मिला है फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल लोब। ये वाली जो लोब है वो कहलाती है ओसिपिटल लोब। ये वाली पार्ट कहलाती है पैराइटल लोब। ये वाला कहलाता है टेम्पोरल लोब, और इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस लोब। ये अपने सेरेब्रम की 5 लोब हैं। हो सकता है आपने इन लोब के बारे में कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अपने सेरेब्रम की जो लोब हैं, ये अलग अलग लोब हैं, ये क्या क्या काम संपन्न करती हैं। तो आपको नाम जरूर याद रखना है। पहला जो पार्ट है वो फ्रंटल, फ्रंटल का मतलब फ्रंट पे सबसे आगे वाला, ओसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, हिप्पोकैम्पस। तो वापस नाम रिपीट करना इनके, फ्रंटल लोब, ओसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल और हिप्पोकैम्पस। तो देखो, बात करें अपन फ्रंटल लोब की, क्या काम संपन्न करता है फ्रंटल लोब? याद रखना, आपकी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, किसी भी बात के ऊपर आप विश्लेषण कर रहे हैं, चिंतन मनन करना, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व विकास बोल सकता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व निर्माण बोल सकता हूँ। इन सारी की सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो बिंदु है आपका, वो कौन है? फ्रंटल लोब है। बुद्धि, सोचना समझना, विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना, व्यक्तित्व विकास। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये साइकोलॉजी भी मानती है इसको। मनोविज्ञान की यदि अपन बात करें तो वहाँ पर भी इसकी बात की जाती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो वहाँ केवल आपको नाम प्रमस्तिष्क ही मिलता है, वहाँ लोब की बात नहीं होती है। ओसिपिटल लोब की बात करें तो इसका जो मेन वर्क है
यह है दूरी और दिशा का ज्ञान करवाना। दूरी और दिशा का ज्ञान अपन के ब्रेन का कौन सा लोब करवा रहा है? ओसिपिटल लोब करवाता है। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के सामने चल रहा हूं और मैं यहां तक जाकर के क्यों रुक जाता हूं? क्योंकि मुझे पता है और आगे चलूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा। मैं इधर आपके सामने फिर इधर जाता हूं और मैं नीचे देखता हूं, इसका मतलब कि मुझे पता है कि मैं और आगे जाऊंगा तो नीचे गिरूंगा। ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये अपने इस सेरेब्रम पार्ट का कौन सा लोब मुझे करवा रहा है? ओसिपिटल लोब। मुझे कितनी दूरी तय करनी है, मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सी दिशा में मेरे को जाना है, वो मेरा ओसिपिटल लोब काम करता है। जैसे मैं गुढ़ा से चल कर के यहाँ आपके उदयपुरवाटी पहुँचता हूँ, तो मैं जब बस में बैठता हूँ या बाइक लेकर के आता हूँ या गाड़ी लेकर के आता हूँ, तो मेरा मुंह उदयपुरवाटी की तरफ ही क्यों होता है? मैं झुंझुनू की तरफ क्यों नहीं जाता? तो मैं थोड़ी ना आ रहा हूँ, ये मेरे इस ब्रेन का ओसिपिटल लोब मुझे लेकर के आ रहा है कि भाई तेरे को उदयपुरवाटी पहुँचना है। तो याद रखना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। मुझे दूरी, कितनी दूरी तक मुझे चलना है। मैं आपके यहाँ आता हूँ तो मैं उदयपुरवाटी इस घुमचक्कर पे क्यों उतरता हूँ? मैं शाकंभरी स्टैंड पे जाकर के क्यों नहीं उतरता? क्योंकि मुझे यहीं उतरना है। ये मेरा ओसिपिटल पार्ट काम करवाता है मेरे को रोज कि तेरे को यहीं तक की दूरी तय करनी है, किस दिशा में जाना है। तो दूरी और दिशा का जो ज्ञान है वो अपन को ब्रेन का कौन सा पार्ट करवाता है? ओसिपिटल लोब करवाता है। पैराइटल लोब की बात करूं तो आपकी अंकगणितीय गणनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। गणितीय गणनाएं और आपकी तार्किक योग्यता, मतलब मैं आपको यदि मोटे तौर से बताऊं तो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सेरेब्रम का कौन सा लोब आपसे सोल्व आउट करवा रहा है? पैराइटल लोब सोल्व आउट करवा रहा है। याद रखना, जिस भी इंसान का, जिस भी बच्चे का पैराइटल लोब काम करना बंद कर देगा, वो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व आउट नहीं कर पाएगा, बंद कर देगा। उसकी स्पीड कम हो जाए, उसकी दर कम हो जाए, तो वो गणितीय गणना, तार्किक योग्यता के अंदर अपनी रुचि पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में सीधी सी बात चल रही है कि मुझे आता ही नहीं है। नहीं आते तो उस काम को संपन्न कभी कर नहीं सकता है। हालांकि कोई भी काम किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो गणितीय गणना और तार्किक योग्यता, मोटे तौर से यदि मैं बात करूँ तो गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो कौन सा ब्रेन का कौन सा लोब आपसे ठीक करवा रहा है? तो वो आपके प्रमस्तिष्क का पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब की यदि बात करूं तो टेम्पररी नाम आपने सुना होगा। टेम्पररी, ये रोड तो टेम्पररी रोड बन रही है, ये मकान तो टेम्परेरी मकान बन रहा है। ये टेम्परेरी नाम जो है वो टेम्पोरल लोब का है। टेम्परेरी का मतलब क्या है? मतलब ऐसा ही वो थोड़ी दिनों बाद खराब हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो टेम्पररी सपने में से क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। सपने बनाने का कार्य ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? टेम्पोरल पार्ट करता है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सबसे ज़्यादा आपका लोब यही काम करता है। सपने आपको दिन में भी आते हैं, सपने आपको रात में भी आते हैं। पता नहीं किस किस के ख्यालों में आप खोए रहते हैं, और वो सपने आपको याद तक भी नहीं रहते, क्योंकि आपका ये तो नाइट को काम कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो आपका दिन में आप भूल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सपना याद रहता है। ये टेम्पररी काम कर रहा है, ये टेम्पोरल लोब है, ये सपने बनाता है। लेकिन यदि आप दिन में खुली आंखों से, रात में आप खुली आंखों से जो सपना देखते हो और अपने टारगेट के पीछे लग जाते हो, तो ये नहीं, ये आपका बहुत तेज काम करता है। पर अपन को तो खुली आंखों से सपने लेने की आदत है नहीं ना। अपन तो रात में खर्राटे भरते हैं, सपनों में पता नहीं हवाई यात्रा करके कहाँ पहुँच जाते हैं। अपन पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके लौट आते हैं, और जब आँख खुलती है तो अरे तू साले इधर ही पड़ा है, अभी तो बिस्तर में पड़ा है। फिर उठते हैं, वो मैं पता नहीं किधर घूम के आया। तो सपने कौन दिखाता है अपन लोगों को? वो टेम्पोरल लोब दिखाता है। हिप्पोकैम्पस लोब की यदि मैं बात करूं तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। आपने जो याद किया है वो याद करने के बाद स्थायी जो मेमोरी, देखो याद रखना,
बुद्धि, इधर इधर मेमोरी, ये सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल फ्रंटल लोब कर रहा है। लेकिन आपने आज एक कोई डाटा याद कर लिया, जैसे मैं आपको बताऊं 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बताओ कभी जिंदगी में भूल पाओगे इसको? लेकिन एक दिन तो ऐसा था ना कि आपने 2 और 2 को याद किया था, वो इधर जाकर के स्टोर हुआ था। लेकिन आज आपको कोई पूछे नींद में पूछ लो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये आपकी स्थायी मेमोरी बन चुका है। तो आपकी जितनी भी स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी, आपको जितनी भी बातें याद हो चुकी हैं, उन सारी की सारी बातों का स्टोरेज कौन करता है? स्टोर कौन करता है? हिप्पोकैम्पस लोब करता है। कौन करता है? हिप्पोकैम्पस लोब करेगा। आपने आज तक जो कुछ भी याद किया, गिनती आपको याद है, जैसे आप दूसरी तीसरी क्लास में थे तो 40 तक पहाड़े आप उंगलियों पे याद होते थे, आप हर किसी को सुना दिया करते थे। आज आपसे कोई 13 का पहाड़ा पूछे तो 13 बार सांस अटकता है अपना, गुरुजी को नहीं आवे। तो ये क्या है? आप जिस चीज़ को कंटिन्यू रिटर्न करते जाओगे, रिवीजन करते जा रहे हो, आपके जहन में फिट था। उसके बाद पहाड़े आपके काम के थे नहीं, इसलिए आप उनको भूल चुके हैं। तो वो जो स्थायी मेमोरी थी वो आपकी है ही नहीं है। तो हिप्पोकैम्पस पार्ट क्या काम कर रहा है? वो स्थायी मेमोरी को फीड करने का काम संपन्न करता है। इसके अलावा ओसिपिटल पार्ट का एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, भूतकाल की बातों को याद दिलाता है। ओसिपिटल पार्ट का काम क्या है? ये भूतकाल की पुरानी बातें आपको याद दिलाता है। जैसे आपके हो सकता है कि बचपन का कोई भी एग्जाम्पल आज भी आपके ध्यान में ऐसा कैसा फीट हो। भूतकाल की जब भी बात, जैसे मान लो कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आज से 5 साल पहले आपने उस रोड पे कहीं एक्सीडेंट देखा था, तो हो सकता है कि आप 5 साल बाद जब दोबारा गुजरो तो आपको वो जगह याद आ जाए कि हाँ यार, इधर 5 साल पहले एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट मेरा देखा हुआ है। तो भूतकाल की जो बातें हैं वो आपको कौन सा लोब याद दिलाता है? ओसिपिटल लोब आपको याद दिलाएगा। इसके अलावा ये देखो, भूतकाल की बातें याद दिला रहा है, दूरी और दिशा का ज्ञान करवा रहा है। यदि ये लोब खराब हो जाए तो इंसान अपने प्रारंभिक स्थान पर कभी नहीं जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। दूरी दिशा का ज्ञान नहीं रह पाता है क्योंकि लोभ क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। वो ज़िंदगी में कभी भी अपने घर लौट करके वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये था आपका प्रमस्तिष्क की ये लोब है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको इतने सारे डाटा आपको किसी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं हो, तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ बोर्ड के ऊपर दिख रही हैं, आप अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, लास्ट जो पार्ट अपना बचता है इस ब्रेन का, वो है आपका अग्र मस्तिष्क पश्च। अंग्रेजी में जिसको अपन बोलेंगे डायनसिफेलोन। अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसिफेलोन, यह आपके ब्रेन का लास्ट पार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। आगे वाले मस्तिष्क का पीछे वाला पार्ट, आगे वाले मस्तिष्क का सबसे आगे वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। अभी प्रमस्तिष्क सेरेब्रम के बारे में अपने बात कर ली है। और अभी जो पार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है वो है अगर मस्तिष्क पश्च। आगे वाले मस्तिष्क का कौन सा पार्ट? पीछे वाला पार्ट जो किससे जुड़ा हुआ है? आपके मध्य मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। देखो, स्पर्श, ताप जैसी संवेदनाओं के पुनः प्रसारण का कार्य करता है। मतलब जो जितनी आपके शरीर की संवेदी क्रियाएं, ये समझ लो आप, तो संवेदी क्रियाओं के पुनः प्रसारण का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? डायनसिफेलोन करता है। स्पर्श हो गया, ताप हो गया, कंपन हो गया, तीव्रता हो गई, दर्द हो गया, तो ये सारा सिस्टम किसका? आपका डायनसिफेलोन का है। विशेष जो बात आती है, इसके अंदर पार्ट आते हैं एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
डायंसिफिलोन को 3 भागों में विभाजित करते हैं अपन लोग, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें से आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, एज ए ब्रेन और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 तरीके से ये काम संपन्न करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र में एंडोक्राइनोलॉजी वाले टॉपिक में ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ी बातें इसकी मैं बता देता हूँ आपको। इस ग्रंथि के कुछ उपनाम दिए थे अपन ने, अंतःस्रावी ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हेडमास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर की भी मास्टर, इसलिए इसको हेडमास्टर या सुपर मास्टर के नाम से जानते हैं। शरीर का थर्मामीटर या तापमापी किस ग्रंथि को कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। याद रखना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने आपको बताई है एज ए ग्लैंड, ग्रंथि के रूप में ये किस प्रकार से काम करती है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं अपने अंतःस्रावी वाले टॉपिक के अंदर। आज मैं आपको बताता हूँ एज ए ब्रेन ये ग्रंथि किस प्रकार काम कर रही है। तो हाइपोथैलेमस की यदि मैं बात करूँ तो ये एक नाम आपके सामने दिख रहा है, थर्मामीटर, तापमापी। याद रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं आपके सामने नीचे, नींद, भूख और प्यास, ये नाम आपको पेपर में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। नींद, भूख और प्यास, इन क्रियाओं पर ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? हाइपोथैलेमस। भूख, नींद, प्यास। अब आपको पता है कि नींद निकाली नहीं जाती, भूख सहन नहीं हो सकती है, प्यास सहन नहीं हो सकती है। एक हद को पार करने के बाद मायूस हो जाते हैं, खाना खाना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है। और नींद तो ऐसी एक है कि जब भी आपको कहीं भी आता हो आपको ये नहीं पता चलता कि आप सो कहाँ रहे। हाइपोथैलेमस पार्ट ये इसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बार बार आएंगे, नींद, भूख, प्यास आदि क्रियाओं पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा क्या करता है? भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट। देखो, प्यार भी ये करवाता है, नफरत भी ये करवाता है। और आप लिए घूमते हो बेचारे किसको? बदनाम किसको कर रखा आपने? दिल को। भूल जाओ भाई, कुछ नहीं करता बेचारा। इसका काम सिर्फ बता चुका हूँ, ब्लड को पंपिंग करना है। ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ये सारी की सारी लव, हेट, इमोशन, भावनाएं, फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। सोना है, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ऐसे नाम नहीं दे रहे हैं इसको, वो तो एज ए ग्रंथि की बात करें अपन। मास्टर पर भी कंट्रोल कौन करता है? मास्टर करता है, हेडमास्टर करता है, उसका सुपर मास्टर है वो। तो ये चीज़ें आपको देखो, ये जो बातें हैं ये तो इसकी अन्य क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आपके पेपर में ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे नींद, भूख, प्यास, इन सारी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये आजकल के नए टर्म्स आपके सामने आ रही हैं, भावनाएं हो गई, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट। लव भी 2 तरह का होता है, नफरत वाला प्यार भी होता है, एक प्यार वाला प्यार होता है। और आप सब जानते हैं, समझदार है काफ़ी, मेरे से भी ज़्यादा समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये आपका इधर ब्रेन कंप्लीट होता है। न्यूरोलॉजी का ये टॉपिक आपका मैं ख़त्म कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा।
पिछले वाले वीडियो की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं हम लोगों के पास, और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ है कि हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन है। और इस श्री श्याम यूट्यूब क्लासेज चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत वेलकम है। ऐसे ही आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि हम रोज़ आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, जब तक आप व्यू नहीं दिखाएंगे, हम लोगों को लाइक नहीं दिखाएंगे, हमारे सब्सक्राइब नहीं बढ़ाएंगे, तो देखो हम ये वीडियो बनाना बंद कर देंगे पूरी तरीके से। क्योंकि आपको ही पता है कि जब कोई काम किया जाता है और उसको ऊपर से ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे शाबाश, तब उसको मज़ा आता है। वो दूसरे दिन उस काम को बड़े और अच्छे ढंग से करता है, नए तरीके से करता है, अपनी सारी मेहनत लगा करके उस काम को अंजाम देता है। तब जाकर के हम लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, बच्चे हमें खूब सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।